धौलपुर गांव में मदन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूजा और बेटे बंटी के साथ रहता था। पूजा मदन की दूसरी पत्नी थी। बंटी जब साल भर का था तभी एक बीमारी के चलते उसकी माँ का देहांत हो गया था। भले ही पूजा उसकी सौतेली माँ थी, पर वह बंटी को अपने सगे बेटे जैसा ही प्यार करती थी। मदन एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन कंपनी में घाटा होने के कारण कंपनी को बंद कर दिया गया, जिस कारण मदन की नौकरी चली गई और वो दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। लेकिन मजदूरी का काम उसे कभी मिलता तो कभी नहीं, जिसके चलते उनके खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता था। एक दिन मदन अपनी पत्नी पूजा से कहता है, पिछले एक हफ्ते से मुझे कोई काम नहीं मिला है। हर सुबह घर से यही सोचकर निकलता हूँ कि काश आज कोई काम मिल जाए, पर शाम को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो न जाने हमारा खाने का गुजारा कैसे होगा। आप परेशान मत होइए जी, अगर 4-5 दिन भी आपको काम मिल गया तो हमारे कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। हाँ वो तो है, पर आजकल काम का बहुत अकाल पड़ा हुआ है। अगर हमारी फैक्ट्री बंद ना होती तो हमें इतना सोचना ही ना पड़ता। अब तो बंटी भी बड़ा हो रहा है। सोचा था उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे स्कूल से करवाऊंगा, लेकिन यहाँ तो उसके खाने पीने का ही इंतजाम ठीक से नहीं हो पा रहा। पता नहीं कब हमें इस रोज की किटकिट से छुटकारा मिलेगा। ये कहकर मदन फिर काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन घूमने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दिन बाद मदन के बेटे बंटी का जन्मदिन आने वाला था। वो रोज अपनी माँ से कहता, माँ तुम्हें तो पता है ना मेरा जन्मदिन आने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, वो शुभ दिन भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो माँ क्या बाबा मेरे जन्मदिन पर मुझे साइकिल ला कर देंगे? उन्होंने मेरे पिछले जन्मदिन पर मुझसे वादा किया था। पूजा उसे दिलासा देते हुए कहती है, हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता ने वादा किया है तो वो उसे जरूर पूरा करेंगे। पूजा बंटी को खुश करने के लिए उससे झूठ तो कह देती है, पर मन ही मन वो काफी चिंतित थी। काम ना मिलने की वजह से घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे, तो बंटी की साइकिल कहाँ से आती। शाम को मदन वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, क्या आज कोई काम मिला? नहीं, सारा दिन धक्के ही खाता रहा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। मेरी तरह ही कई और दिहाड़ी मजदूर खाली ही बैठे रहे। जल्द से जल्द कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा जी, नहीं तो खाने की परेशानी तो होगी ही, साथ ही बेचारे बंटी का दिल भी टूट जाएगा। वो रोजाना मुझसे कहता है कि उसको अपने जन्मदिन पर साइकिल चाहिए। आपने उसको पिछले साल वादा किया था, लेकिन अगर काम ही नहीं मिलेगा तो फिर उसके लिए साइकिल कैसे लाएंगे? मुझे भी दिन रात यही चिंता सताती है, लेकिन क्या करूं? अगर कल मुझे कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने किसी जानकार से कुछ पैसे उधार ही ले लूंगा, लेकिन बंटी के जन्मदिन पर उसे साइकिल जरूर दिलवाऊंगा। वो बेचारा कब से आस लगाए बैठा है। अगले दिन मदन सुबह सुबह ही काम के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो थक हार कर अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है, भाई क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे रुपयों की बहुत जरूरत है, और तुम चिंता मत करो, मैं काम मिलते ही सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। भाई तुम्हें तो पता ही है कि काम कितना मंदा पड़ा है, कहीं कोई काम धंधा नहीं है, और सच कहूँ तो मेरे पास तो खुद कुछ दिनों का ही गुजारा बचा हुआ है। वो बहुत से लोगों के पास जाता है, पर उसे कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। वो उदास होकर मंदिर में जाकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने छोटे से बेटे की इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी वहाँ 2 आदमी दूसरे गांव में सेठ के घर हुई चोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अरे भैया, सुना है उस सेठ के यहाँ से तो लाखों के गहने चोरी हुए। हाँ भाई, अब उस चोर के तो वारे न्यारे हो गए होंगे, जिसने इतने पैसे एक साथ कमा लिए। अब तो उसे उम्र भर कमाने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर मदन के मन में विचार आता है, चोरी? अब तो मेरे पास भी यही एक रास्ता है कमाने का। अपने बीवी बच्चे का पेट पालने और अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अगर मुझे चोरी भी करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। हे माँ दुर्गा, मुझे माफ कर देना। मैं अपने छोटे से बेटे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसीलिए चोरी करने जा रहा हूँ। फिर चोरी के इरादे से मदन वहाँ से उठता है। कुछ देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। वो वहाँ चोरी करने की सोचता है। ये मकान तो बहुत बड़ा है, इसमें तो काफी पैसे वाले लोग रहते होंगे। मैं मौका देखकर चुपचाप अंदर जाऊंगा और अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़े पैसे लेकर निकल जाऊंगा। मैं ऐसा काम कभी ना करता अगर मुझे अपने छोटे से बच्चे का ख्याल ना हो। देखो राजू, हम लोग शादी में जा रहे हैं और जल्दी ही वापस लौट आएंगे। तब तक तुम हमारी बेटी सिया का ध्यान रखना, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? जी सेठ जी, मैं बिटिया रानी का पूरा ध्यान रखूंगा।
ये कहकर सेठ और सेठानी कार में बैठकर निकल जाते हैं। मदन उनकी सारी बातें सुन लेता है। लगता है ये किसी शादी में जा रहे हैं और घर में नौकर और इनकी बच्ची ही बचे हैं। चलो अब मेरा काम और आसान हो गया। इसके बाद मदन चुपके से पीछे के रास्ते से खिड़की से अंदर जाता है। वहां पहुंचकर उसे कोई नजर नहीं आता। वो मौका देखते ही चोरी की नीयत से सामने वाले कमरे में घुस जाता है। वहां अलमारी का लॉकर खुला हुआ होता है। दरअसल जल्दी में सेठानी लॉक लगाना भूल जाती है। मदन जब लॉकर खोलकर देखता है तो हैरान रह जाता है। उसमें ढेर सारे हीरे, जवाहरात और नोटों की गड्डियां रखी हुई होती हैं। बाप रे बाप, इतने सारे गहने और रुपए। इतने सारे गहने और रुपए देखकर मदन का सर चकरा जाता है, लेकिन वो उसमें से केवल अपनी जरूरत के अनुसार 10,000 रुपए निकालता है और लॉकर बंद करके चुपचाप उस घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर वो खिड़की के रास्ते वापस अंदर जाता है और कमरे में पहुंचकर वो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाता है। अंदर पूरे कमरे में आग लग चुकी होती है और एक 7 साल की लड़की जो अपाहिज होती है वो व्हील चेयर पर बैठी हुई रो रही होती है और अपने लिए मदद की गुहार लगाती है। वहीं राजू भी खड़ा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आग में कूद सके। राजू भी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई बेटी। मदन ने झट से कंबल उठाया और बिना सोचे समझे उस आग में कूद गया और अपनी जान पर खेलकर सिया को उस कंबल में लपेटकर बाहर ले आया। फिर उस आग पर पानी डालकर उसे बुझा दिया। भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस अपाहिज बिटिया की जान बचा ली। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं सेठ सेठानी को क्या जवाब देता। सिया अभी भी बेहोशी होती है। राजू जल्दी से डॉक्टर को और सेठ सेठानी को फोन करके घर बुला लेता है और मदन से कहता है, तुम अभी यहीं रुको, हमारे सेठ सेठानी आते ही होंगे। कुछ ही देर में डॉक्टर और सिया के माता पिता घर पहुंच जाते हैं। बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक है, बस शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ देर और होती तो शायद इसे बचा पाना मुश्किल था। सेठ मदन से कहता है, तुम यहाँ हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए जिसने हमारी बच्ची की जान बचा ली, लेकिन तुम यहाँ आए किस लिए थे? सेठ जी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, दरअसल मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई थी, जिसके बाद मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाने लगा। लेकिन कुछ महीनों से बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा और घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। और आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसने मुझसे साइकिल मांगी थी, लेकिन अपनी आर्थिक तंगी के चलते मैं उसका यह सपना कैसे पूरा करता, और खाली हाथ घर जाने की मेरी हिम्मत ना हुई। बस इसीलिए चोरी के इरादे से मैं आपके घर आया था। फिर मैं यहां से जैसे ही चोरी करके निकल रहा था तभी मुझे इस बिटिया की आवाज आई। फिर मैंने खिड़की से अंदर का नजारा देखा तो मैं सब भूल गया और इसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये लीजिए आपके 10,000 रुपए जो मैंने चुराए थे। आप चाहे तो मुझे पुलिसते हैं। तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो जो कि चोरी के इरादे से घर में आए थे, लेकिन बिटिया को परेशानी में देखकर तुमने अपनी परवाह नहीं की और उसको बचाने आग में कूद पड़े। तुमने तो अपने बच्चे के मुंह में आकर चोरी की, तो मैं भला तुम्हें पुलिस के हवाले क्यों करूंगा? अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरी तरफ से इनाम समझकर ये 50,000 रुपए रखो। इससे अपने बेटे के लिए साइकिल, खिलौने और नए कपड़े ले लेना। और ये तुम्हारी चोरी नहीं बल्कि इनाम के पैसे हैं। और हाँ, कल ही तुम मेरे ऑफिस आ जाना। तुम्हारी नौकरी मेरे ऑफिस में पक्की। अब हर महीने 15,000 वेतन दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। मदन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो घर की ओर निकल पड़ता है और जाते जाते बंटी के लिए साइकिल, खिलौने, चॉकलेट्स और नए कपड़े ले जाता है। साथ ही पूजा के लिए भी सुंदर सी साड़ी खरीद कर ले जाता है और घर जाकर सारी बात पूजा को बताता है। वो सब बहुत खुश होते हैं। अब उनके दुख भरे दिन खत्म हो चुके थे।